अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो केपी बोर्ड में अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस पेशावर बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। इस चैप्टर से आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका है राइट अ नोट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फुल डिटेल विद ऑल एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कंडीशन और फिर जो है आपने दो एग्जांपल्स पे बात करनी है, मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम पे। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, या बट ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म उसका लिख लें। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ रेफरेंस एंड आइडियल और मॉडल मोशन. No physical motion up till now is 100% simple harmonic motion. This ideal motion have the following characteristics. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे, उसमें बताएं कि इट इज़ अ वाइब्रेटरी मोशन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इट इज़ अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और ये जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। फिर फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो फिर आप ये जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, 5-6 कि वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम, फोर्स इज़ ज़ीरो एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एट मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो एट मीन पोजीशन। और साथ में अगर आप टोटल एनर्जी पे बात करना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी इज़ कांस्टेंट एट मीन पोजीशन। इसी तरह एक्सट्रीम पे आपके साथ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट भी आपके साथ मैक्सिमम हो जाता है, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट हो जाता है। और यहाँ भी अगर आप टोटल एनर्जी की बात करना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी जो है वो आपकी कांस्टेंट होगी। फिर एग्ज़ाम्पल्स की बात आ जाती है, तो एग्ज़ाम्पल्स में स्टूडेंट्स आप जो है 3 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, और यही वो मोशन है जो सिर्फ एक ही मोशन है जो 100% सिंपल हार्मोनिक है। फिर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, फिर मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिस तरह स्टूडेंट्स हमने कहा था कि उस करेक्टरिस्टिक्स में जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसके इम्पोर्टेंस की वजह से हमने उसके हेल्प से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन भी किया है, और इसी को हम कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। मास स्प्रिंग सिस्टम, a system in which a mass is attached to a spring and the other end of the spring is at a support. ठीक है, so such a system is called mass spring system. मास स्प्रिंग सिस्टम में जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें इनर्शिया होती है और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो जब भी हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देता है। तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन में बता दें कि द मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स. दिस वाइब्रेशन मोशन हैज़ अ मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन एज शोन। ठीक है, डायग्राम में आप जो है वो बता सकते हैं कि किस तरह मीन पोजीशन ये इसकी दरमियानी पोजीशन है और वो दोनों उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। फिर आपने अब साबित करना है कि मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो उसके लिए जो है आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत होगी, मतलब किस केस में मास स्प्रिंग सिस्टम का मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा।
तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज़ नो फ्रिक्शंस एंड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वेट। ठीक है, अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो उसमें आपने फिर वेट को कंसिडर नहीं करना। अगर आपका मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हॉरिजेंटल है तो फिर आपने उसमें वेट को जो है वो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्रूफ की तरफ। Consider a mass spring system in which a mass is at mean position, and now we will disturb the mass or the body to the extreme position by applying a force on the mass. According to Hooke's law, our applied force is directly proportional to the extension. ठीक है, जितनी आपने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी होगी उतना आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। फिर आप स्प्रिंग कांस्टेंट लगाएं के, but as the applied force is removed, the restoring force will start its action, and the restoring force is always opposite to the applied force. तो उस restoring force का फॉर्मूला हमने माइनस के एक्स लिख दिया है। स्टूडेंट्स, हमें अप्लाइड फोर्स के साथ कोई काम नहीं है, हमें रिस्टोरिंग फोर्स के साथ काम है, क्योंकि उसकी वजह से वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। अप्लाइड फोर्स की वजह से तो बॉडी सिर्फ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे पहुंच गई, फिर तो हम बॉडी को रिलीज़ कर देते हैं, अप्लाइड फोर्स का किस्सा ख़त्म हो जाता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम शुरू कर देती है। तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की जगह स्टूडेंट्स आप एम ए लिख लें और ए को सब्जेक्ट बना लें, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आ जाएगा, और इसमें के बाई एम आपके साथ कांस्टेंट है, तो ए इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू माइनस एक्स, और ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और इससे मुराद ये है कि सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम का जो सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, सिंपल पेंडुलम की तरफ। सिंपल पेंडुलम में मेटालिक बॉब होता है और वो आपके साथ एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होता है, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो आपके साथ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन क्यों है, क्योंकि जब इसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है, और ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। अभी आप प्रूव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ सिंपल पेंडुलम मोशन इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें कंसिडर करें एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जो मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे आपके साथ नेट फोर्स ज़ीरो होता है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह यह है कि टेंशन जो है वो वेट को कम्प्लीटली बैलेंस कर देता है। लेकिन जब आप इस सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा देते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि टेंशन और वेट जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट नहीं होते। तो अब आपके साथ रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप कर ये सकते हैं कि आप टेंशन को रेफरेंस कंसिडर कर लें और वेट को mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, mg cos थीटा और mg sin थीटा में। अब आप डायग्राम में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि mg cos थीटा वो तो टेंशन के साथ बैलेंस हो रही है, लेकिन mg sin थीटा वो रह जाती है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये mg sin थीटा आपके लिए रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब दूसरी बात ये भी ऑब्जर्व करें कि ये mg sin थीटा जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है, तो इसको शो करने के लिए हमने साथ में एक माइनस साइन भी लगा दिया है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन थीटा की वैल्यू भी पुट करना चाहते हैं, तो आप दोबारा जो है वो सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाएं, लेकिन इस दफ़ा आप उस पर फोर्सेस को मेंशन मत करें, फोर्सेस को लेबल मत करें, इस दफ़ा आप उस पर जो है लेंथ्स को लेबल कर लें। तो ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो L है और जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है आपके साथ वो x है। स्टूडेंट्स, इस राइट एंगल ट्राइंगल को जहन में लेते हुए आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करें तो आपके साथ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या x बाय एल आ जाएगा। ये x बाय एल जो साइन थीटा की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें और साथ में रिस्टोरिंग फोर्स की जगह एम ए लिख लें और एम एम को कैंसिल आउट कर लें, तो आपके साथ a इज़ इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स आ जाएगा। ये a इज़ इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स जो है इसमें g बाई एल आपके साथ कांस्टेंट है,
क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कशन की थी कि लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकती, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लेंथ उसकी कांस्टेंट है। तो अगर लेंथ उसकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब आप जो है एल को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं और आपके साथ एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि सिंपल पेंडुलम का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन सिंपल पेंडुलम का मोशन सिर्फ उसी वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन है जब आप कुछ प्रिकॉशंस को जो है ऑब्जर्व करें, और वो प्रिकॉशंस ये है कि आपने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है और आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रखनी है। मतलब जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि लेंथ इज़ इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, वो रोप जो है इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसमें कंप्रेशंस या एलोंगेशंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बन सकता है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वो जो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो उस पे बन सकता है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। स्टूडेंट्स जब इस पे आपका क्वेश्चन आता है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल पे, तो उस पे आपने फिर वेलोसिटी के लिए भी डिराइवेशन करनी है, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी डिराइवेशन करनी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी डिराइवेशन करनी है, और आपने टोटल एनर्जी के लिए भी डिराइवेशन उसमें करनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write down a note on motion of projection of a body moving in a circle. Also derive its expression for velocity, kinetic energy, potential energy and total energy. तो स्टूडेंट्स अब आते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लें। द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब अगर इसी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सामने हम एक लाइट सोर्स लगा दें स्टूडेंट्स, तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन बनेगा, इसका जो साया बनेगा स्टूडेंट्स, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। और उसमें बात ये होगी कि जितना उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है वही जो है वाइब्रेशन का टाइम पीरियड होगा। जितनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की लीनियर फ्रीक्वेंसी है वही वाइब्रेशन की लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वही वाइब्रेशन की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अब हमने ये साबित करना है कि जब बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो साया है, वो आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको आप थोड़ा सा पहले तो एक्सप्लेन कर लें। कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एज शोन, the body is initially at position A and after some time it is at position B. While the body is moving in a circle, it will be affected by centripetal acceleration, but we only have to find the acceleration that only affects the projection, ठीक है। हमने तो projection के साथ काम है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं बॉडी बी पर जो है बॉडी जब बी पे होगी तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी सेंटर की डायरेक्शन की तरफ। लेकिन इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स हमें वो एक्सेलरेशन चाहिए जो प्रोजेक्शन पे एक्ट कर रहा है, मतलब जो अलोंग द डायमीटर है। सो हमें ए कॉस थीटा वाली एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, ए कॉस थीटा वाली एक्सेलरेशन हमें अगर चाहिए तो हम जो है इसी डायग्राम पे जो है वो कॉस थीटा अप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और वहाँ से आपको वो एक्सेलरेशन मिल जाएगी जो एक्ट कर रही है अलोंग द डायमीटर, या जो एक्ट कर रही है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन पे। स्टूडेंट्स इसमें आप ए कॉस थीटा में फिर आप जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है v²/r, उसको पुट कर सकते हैं, और साथ में फिर यहाँ एक माइनस भी इंट्रोड्यूस कर लें ताकि सबको पता हो कि दिस एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए आप यही डायग्राम जो है दोबारा बनाएं, लेकिन इस दफ़ा आप जो है उसमें एक्सेलरेशन मेंशन मत करें,
बल्कि एक्सेलरेशंस की जगह जो है आप डिस्प्लेसमेंट्स को मेंशन कर लें। तो आप जो है इस डायग्राम में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके साथ आर डिस्प्लेसमेंट से शो हुआ है, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस आपके साथ y है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसका आपके साथ x है। यहाँ से अगर आप इस ट्राइंगल से cos थीटा कैलकुलेट करें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आता है, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय r हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है cos थीटा की जगह x बाय r पुट कर लें, और फिर आप जो है फर्दर जो है वो सोल्यूशन कर लें। आपके साथ a जो है वो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक्स की इक्वल हो जाएगा, और वी बाय आर की जगह स्टूडेंट्स आप ओमेगा पुट करें तो a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर आपके साथ कांस्टेंट है तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्टूडेंट्स इसके लिए वेलोसिटी की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए आप दोबारा जो है डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम में आप जो है वेलोसिटी को शो करें। वेलोसिटी हमेशा सर्कल में उस रेडियस को टेंजेंट होती है, तो आप डायग्राम शो कर लें। लेकिन वही बात कि हमें बॉडी की वेलोसिटी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हमें बॉडी के प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के साथ काम है। तो स्टूडेंट्स बॉडी की प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, और आप ये रेजोल्यूशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके साथ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, v cos थीटा और v sin थीटा, लेकिन आपके साथ जो है हमें कंसर्न जो है ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, मतलब हमें v sin थीटा कंसर्न है। तो हम इस ट्राइंगल पे sin थीटा अप्लाई करते हैं, और वहाँ से हमें जो है वो sin थीटा वाला कंपोनेंट मिल जाता है v sin थीटा। स्टूडेंट्स इसमें v की जगह आप जो है चैप्टर 5 की जो आइडेंटिटी है वो पुट कर लें, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपके साथ वेलोसिटी आ जाएगी v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा। यहाँ से इसमें साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम मैथमेटिक्स की एक फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट आ जाती है। ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, और प्रीवियसली आप कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, वो प्रीवियस कॉस थीटा की वैल्यू उसमें पुट करें x बाय आर। स्टूडेंट्स एलसीएम लें और जितनी भी सिंप्लीफिकेशन हो सके वो करें, तो आपके साथ आखिर में रिज़ल्ट आ जाएगा v इज़ इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम r की जगह x नॉट पुट करने वाले हैं, क्योंकि वही r हमारे साथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी है। तो वेलोसिटी के लिए आपकी डिराइवेशन हो जाएगी v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।